जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी जीडी के 2019 के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हुए हैं। ये जो हम सभी आपके साथ अभी क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं, ये इंडियन आर्मी के द्वारा जीडी ट्रेड की रिटन टेस्ट में 2019 में किया गया था। और देखिए आज हमारा ये पार्ट 1 होगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे 25-25 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हुए होते हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि इंडियन आर्मी के हर एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन हम सब डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखने से पहले हम सब क्या करते हैं कि सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आप सबको मालूम हो जाएगा कि इंडियन आर्मी के जीडी में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, पासिंग मार्क्स क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इंडियन आर्मी जीडी में आपके जनरल साइंस से, ठीक है, आपके जीके जीएस से मैं बोलूँ सबसे पहले जीके जीएस से। तो देखो आपके जीके जीएस से इंडियन आर्मी के एग्जाम में टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जीके जीएस से आपके इंडियन आर्मी के जीडी के एग्जाम में टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। आगे बात की जाए देखो जनरल साइंस की। जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान हो गया, और सामान्य विज्ञान से आपके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे सामान्य विज्ञान से भी। और फिर देखो आपका मैथ से भी आपके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। और फिर लास्ट में एक होता है देखो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग होता है, तर्क शक्ति हो गया, तर्क शक्ति परीक्षण बोल सकते हो। तो ये इससे टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए देख सकते हो, 15 और 15 30 और 15 हो गए आपके टोटल 35, और 30 और 15 हो गए आपके टोटल 45 45, और 5 हो गए आपके 50। मतलब आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। और हर एक क्वेश्चन देखो आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए, तो यदि 50 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 50 नहीं होता है 100, मतलब आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। समझे आप सभी। अब देखो इसमें क्या है कि निगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। और आपके टोटल 1/2 मार्क्स कट होंगे। हर एक गलत पे आपके 1/2 मार्क्स कट होंगे। मतलब कि जब आप 2 गलत कीजिएगा तो आपके एक सही नंबर काट दिए जाएंगे। तो ये हो गई देखो, ये आपका निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये निगेटिव मार्किंग हो गया 1/2। आपके टोटल मार्क्स होंगे 100, और हर एक क्वेश्चन पर मार्क्स मिलेगा आपको 2। और टोटल क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, तो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 50, जिसमें 15 क्वेश्चन जीके जीएस के, 15 जनरल साइंस के, 15 मैथ के, और 5 हो जाएंगे रीजनिंग के। और देखो यदि पास की बात करूं, देखो आपको 35 मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए। जब आप 35 मार्क्स लाओगे तभी आप जाके इंडियन आर्मी जीडी के एग्जामिनेशन में पास कर पाओगे। और देख सकते हो 35 मार्क्स लाने के लिए कितना क्वेश्चन सही करना होगा। 35 मार्क्स जब आप 17 से 18 क्वेश्चन करोगे तभी आप जाके केवल पास होगे। सोचो आपको मतलब 18 क्वेश्चन सही करने होंगे केवल पास होने के लिए। 18 क्वेश्चन में कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 18 दूनी होता है 36, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। और यदि 18 क्वेश्चन लेते हैं तो 18 दूनी होता है 36, लाना है 35, तो 36 लेकर चलते हैं। मतलब क्या टोटल जब 18 क्वेश्चन सही करोगे तब जाके आप इंडियन आर्मी जीडी के रिटन एग्जामिनेशन में केवल पास होगे, ठीक है। आगे तो मेरिट है, आगे बहुत सारी कट ऑफ बनेंगी, तो इसलिए हायर ही कोशिश करना है मार्क्स करने का, ज्यादा मार्क्स लाने का कोशिश करना है। देखो ये हो गया आपका 35 मार्क्स, ठीक है। आपके 15 है, 15 जीके जीएस से, 15 जनरल साइंस से, 15 मैथ से, और 5 है रीजनिंग से। टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, और टोटल मिला के आपके हो जाएंगे टोटल फुल मार्क्स। हर एक मतलब बोला जाए तो पूरा आपका जीडी में 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। और 1/2 देखो निगेटिव मार्किंग होगा, 2 गलत पे आपका एक सही का उत्तर कट कर दिया जाएगा। और देखो आपको केवल पास होने के लिए 35 मार्क्स लाने होंगे। अब यदि आपको इससे भी डीपली जानना है इंडियन आर्मी जीडी के सिलेबस को, कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आपको पढ़नी है इंडियन आर्मी जीडी के रिटन टेस्ट के लिए, तो उसका हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है। और उस वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर अभी मिला होगा, और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत ही डीपली तरीके से इंडियन आर्मी जीडी के 2020 के सिलेबस को डिस्कस किया गया है। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। मैंने आपको रफली सिलेबस बता दिया है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है 2019 क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1। अब देखो यही कहूंगा कि यदि क्लास पसंद आ रही हो, यदि लग रहा होगा कि आपको अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको इंडियन आर्मी की फिजिकल और आपका रिटन की तैयारी करने में आपको कोई भी इशू ना हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू कर ली जाए। देख सकते हैं आपसे यहाँ पे दिया गया है ऑस्कर पुरस्कार
के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। हमसे पूछा गया है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ए सिनेमा, बी चित्रकला, सी शिक्षा या फिर डी हो गया संस्कृति। तो आपको याद होगा कि ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। कैसे? क्योंकि आप सब सुने होंगे कितनी बार करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में, कि अभी अभी इस मूवी ने, इस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड जीता। तो उसी तरह ऑस्कर किस फील्ड में दिया जाता है? तो ए नंबर हमारा सही उत्तर है। और ए नंबर क्या हो गया? तो ए नंबर में हो गया आपका सिनेमा। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या किया जा रहा है। नंबर 2 हमसे किया जा रहा है कि निम्न में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा। ठीक है, हमें बताना है कि निम्न में से कौन भारत का कभी वित्त मंत्री नहीं रहा। देखिए ए नंबर ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री थे, तो ये रह चुके हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। बी श्री पी चिदम्बरम भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। और श्री यशवंत सिन्हा ये भी पहले भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो दिए गए यहाँ पे श्री कमलनाथ, तो श्री कमलनाथ जी कभी भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे। अब देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? तो हमारा राइट आंसर हो गया डी नंबर। और डी में क्या दिया गया? तो डी में दिया गया है कमलनाथ। अब देखो कमलनाथ कौन है, इनके बारे में आपको बता दिया, क्योंकि ये तीनों तो मानो हमारे वित्त मंत्री ही निकले, लेकिन कमलनाथ जी वित्त मंत्री नहीं है, तो फिर ये कौन है? तो आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे कमलनाथ जी। ठीक है, कमलनाथ जी। लेकिन अभी ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, ये 2019 का है। ठीक है, तो 2019 के टाइम जो प्राइम मिनिस्टर, जो वहाँ के सीएम थे, वो थे कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के। लेकिन अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश में कुछ सत्ता में उठापलट किया, और उसके बाद वहां पर अभी देखो कमलनाथ के जगह पे, श्री कमलनाथ जी के जगह पे शिवराज सिंह चौहान जी का सरकार बन चुका है। मतलब अभी तत्कालीन सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान अभी तत्कालीन मध्य प्रदेश के सीएम हैं, मध्य प्रदेश सीएम। ठीक है, ऐसे यदि ये देखो ये क्वेश्चन था 2019 का, ये अभी का क्वेश्चन नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन हुआ था तो ये देखो ये एग्जाम लिया गया था आपका जुलाई टू अगस्त 2019 में। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा जीडी के रिटेन टेस्ट में ये एग्जाम लिया गया था जुलाई से अगस्त 2019 के बीच में। और देखो उस टाइम जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे ये मध्य प्रदेश के, तो वो थे कमलनाथ जी। लेकिन अभी 2020 में कुछ सत्ता में उलट पुलट हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से, और उस वजह से वहाँ के सीएम कौन बन चुके हैं? तो वहाँ के अभी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी। अब यदि बात करिए अभी के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, अभी के वित्त मंत्री, भारत के अभी वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री या फिर बोलो तो फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये देखो ये है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 हमसे किया गया है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, हमें बताना है इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है देखिए दिल्ली, बी नंबर है कोलकाता, सी नंबर मुंबई और डी नंबर है कोच्चि। इसका देखिए सही उत्तर हो गया दिल्ली, ए ऑप्शन। और ए में क्या दिया गया? तो ए में देखो आपको दिया गया है दिल्ली। और इसका निर्माण देखो किसी राजा महाराजा के द्वारा नहीं करवाया गया था। इंडिया गेट का निर्माण किसी राजा महाराजा के द्वारा नहीं करवाया गया था, बल्कि इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। इंडिया गेट का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4 हमसे किया गया है कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किस खेल से हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किस खेल से हैं। ए नंबर ऑप्शन है हॉकी, बी नंबर ऑप्शन है मुक्केबाजी, सी नंबर ऑप्शन है दौड़ और आपका डी नंबर ऑप्शन है गोल्फ। तो देखो आपको तो मिल्खा सिंह सुनते ही याद आया होगा कि ये दौड़ से संबंधित है। ठीक है, वो रनिंग करते थे, रनिंग में रिकॉर्ड बनाई थी, तो वो दौड़ से संबंधित थे मिल्खा सिंह। लेकिन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मिल्खा सिंह के बारे में नहीं, यहाँ पर जीव मिल्खा सिंह के बारे में पूछा गया है। देख लो ध्यान से, यहाँ मिल्खा सिंह के बारे में, यहाँ पर जीव मिल्खा सिंह जी के बारे में पूछा गया है। तो जीव मिल्खा सिंह जी किस खेल से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे देखो गोल्फ से। ये याद रखना, इंडियन आर्मी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन करेगी जिसमें आप कंफ्यूज होगे और कुछ के जगह कुछ मार के आ जाओगे। इसीलिए देखो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा गोल्फ, डी नंबर। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किससे संबंधित थे? तो डी गोल्फ से संबंधित थे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे किया जा रहा है कि भाषा केरल में बोली जाती है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी भाषा केरल में बोली जाती है। ध्यान से देखिएगा, पूछा गया भाषा केरल में बोली जाती है। कौन सी भाषा, निम्न में से कौन सी भाषा केरल में बोली जाती है? तो ए हो गया मलयालम, बी गुजराती, सी तमिल या फिर डी तेलुगु। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मलयालम,
मलयालम भाषा जो है तमिल में बोली जाती है। समझिए आप सब, मलयालम भाषा जो है वो केरल में बोली जाती है, मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। अब चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नंबर 6 हमसे किया गया है 6 नंबर सवाल कि 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है ए बीजिंग, बी मॉस्को, सी टोक्यो और डी है ब्राजील। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टोक्यो। 2020 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन होना था वो कहाँ होना था, टोक्यो। और टोक्यो कहाँ पर है, जापान। टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है मैं अभी बताऊंगा कि ये 2019 में आपका जुलाई से अगस्त में जो इंडियन आर्मी जीडी का रिटन टेस्ट हुआ था उसमें किया गया था। और उस टाइम जो है देखो कोरोना वायरस की महामारी नहीं फैली थी। कोरोना वायरस का फैलाव चालू हुआ था नवंबर 2019 से, और ये क्वेश्चन कर लिए गए थे आपके जुलाई से अगस्त 2019 में। तो इसलिए पूछा गया था कि 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो वो देखो होना था टोक्यो जापान में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे स्थगित किया गया है और अब इसे कर दिया गया दोस्तों देखिए 2021 में। और 2021 में ये लिया जाएगा देखो आपका जुलाई 2021, जून से जुलाई 2021 के बीच में अब ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। एक साल के लिए इसे स्थगित किया गया है और 2021 में भी ये आपका टोक्यो जापान में ही आयोजित होगा। तो चलो हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि भारत के किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। ठीक है, हमें बताना है कि भारत के किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। ए हो गया तमिलनाडु, बी केरल, सी मिजोरम और डी में देखिए लक्षद्वीप। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका बी केरल। केरल की उच्चतम साक्षरता दर है। सबसे ज्यादा केरल में साक्षर व्यक्ति हैं, करीब आपका देखो 93 टू 94% जो वहाँ की जनता है केरल की, केरल राज्य के जो निवासी हैं उनमें 93 टू 94% आदमी एजुकेटेड हैं, वहाँ पे एजुकेटेड है पर्सन्स, और वो आपका साक्षर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। नंबर 8 हमसे किया गया है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ठीक है, हमें बताना है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री या फिर डी भारत के रक्षा मंत्री। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं इंडियन डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस की भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो भारत के भी सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, वो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होते हैं। और वो कौन हो गए, तो वो आपके हो गए देखो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब कि हमारा इसका आंसर हो गया ए। और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे किया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, हमें बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो ऑप्शन दिया गया देखिए ए राकेश शर्मा, बी रोहित शर्मा, सी आकाश शर्मा या फिर डी में कल्पना चावला। तो देख कल्पना चावला, तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है देखो राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा जी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे किया गया है कि भारत के गृह मंत्री का नाम है। ठीक है, हमें भारत के गृह मंत्री होम मिनिस्टर का नाम बताना है। ए नंबर ऑप्शन है देखिए राजनाथ सिंह, बी नंबर ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, सी नंबर ऑप्शन है अरुण जेटली और डी नंबर ऑप्शन है अमित शाह। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अमित शाह। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा अमित शाह, क्योंकि भारत के जो अभी गृह मंत्री हैं वो कौन है, तो भारत के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। चलिए ये हो गया सही उत्तर, हमारे अमित शाह जी भारत के अभी तत्कालीन गृह मंत्री हैं। चलिए सभी क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे किया जा रहा है कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, हमें बताना है कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थान है। ए है देखो सोन, बी है महानदी, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी नंबर ऑप्शन है नर्मदा। तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। अमरकंटक जो है वो नर्मदा नदी की उद्गम स्थान है। चलिए ये हो गया सही उत्तर। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। नंबर 12 हमसे किया जा रहा है कि मैं भारत और चीन को रेखा विभाजित करती है। ठीक है, हमें बताना है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। भारत और चीन के बीच जो सीमाओं का निर्धारण हुआ है वो किस रेखा के आधार पर किया गया है। ए नंबर ऑप्शन देखो मैकमोहन रेखा, बी नंबर ऑप्शन है चीन रेखा, सी नंबर ऑप्शन है डुरंड रेखा, डी नंबर ऑप्शन है 17 पैरेलल।
इसका देखो सही उत्तर होगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में जो रेखा खींची गई है उसको बुलाया जाता है मैकमोहन रेखा, ठीक है। चलिए क्या हो गया, तो वो हो गया आपका मैकमोहन रेखा। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? ए अब्दुल कलाम आजाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर डी वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखो इसका सही उत्तर होगा डी वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। और देखिए अभी इन्हीं की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई गई है, जो कि विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है इनकी, विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, और जो कि 182 मीटर लंबी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है, ठीक है। हमें बताना है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है कोलकाता, बी नंबर है कानपुर, सी नंबर ऑप्शन है लखनऊ, और डी नंबर ऑप्शन है गोवा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोलकाता। कोलकाता में जो है विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। चलिए सही उत्तर हो गया ए। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर सवाल हमसे किया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। हमें बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। ए नंबर ऑप्शन है केरल, बी नंबर ऑप्शन है देखिए कर्नाटक, सी नंबर ऑप्शन है असम, और डी नंबर ऑप्शन है मिजोरम। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका असम। असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर हो गया सी में क्या है? असम। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब देखिए जो कर्नाटक है, कर्नाटक जो है वो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। आप सब समझ चुके होंगे। असम में सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन किया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो हो गया असम। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो हो गया कर्नाटक। तो यदि इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो वो हो जाएगी सी असम। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। और यदि कर्नाटक के ऑप्शन पे जाए तो कर्नाटक जो है वो सबसे बड़ी कॉफी उत्पादक राज्य है भारत की। तो चलिए देख सकते हो आप सब यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन जीके जीएस के कंप्लीट हो गए हैं, और 15 क्वेश्चन यहाँ पे जीके जीएस से आने वाले थे, ठीक है। अब हम सभी आगे बढ़ेंगे और मैथ को डिस्कस करेंगे। मैथ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, और आगे जो है यहाँ पे देखो 15 मैथ के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 16 नंबर सवाल से देखिए हमारा मैथ शुरू हो जाता है, और मैथ के फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये देखो क्वेश्चन नंबर ऐसे 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे किया गया है कि निम्न अनुक्रम का अगला पद ज्ञात करें, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो अनुक्रम दिया गया है, ये जो सीरीज, अनुक्रम के इंग्लिश में क्या होता है? सीरीज, ठीक है। ये जो सीरीज दिया गया है इसका अगला पद मतलब यहाँ पे डॉट 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 है, यहाँ पर क्या होगा? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15, -15, -9 और डी है -12। तो देखिए हम इसे किस तरह निकालेंगे कि पहले जो सीरीज दिया गया ना इसे हम लिख लेंगे। चलिए मैं लिख लेता हूँ। 12 दिया है, 3 दिया हुआ है, -6 दिया हुआ, और आगे का पद हमें निकालना है। तो ध्यान से देखोगे तो 12 के बाद यहाँ पे 3 आ रहा है आपका। ध्यान से देखो 12 के बाद ये क्या हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। और 3 होने के क्रम में क्या हो रहा है? 3 कैसे होगा? तो देखो जब 12 में से 9 घटाओगे तो आपका 3 आता है। घटाकर देख लो यहाँ पे 12 में से 9 घटाओगे तो 3 आएगा। 12 में से 9 जाएगा, देखो 9 और 1 10, 10 और 2 12, मतलब कितना होता है? 3। 12 में से 9 घटाने पर आपका 3 आएगा। तो मतलब कि यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर 9 घटाया गया है। तो चलिए यहाँ पर हो गया -9। यहाँ पे जो है देखो 9 को घटाया गया है, -9। अब देखिए यहाँ पे भी जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ किया जा रहा है, इसमें भी कुछ काम हो रहा है। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जब देखोगे तो 9 को घटाया जा रहा है। अब 9 को कैसे घटाया जा रहा है वो यहाँ पे देख लो कि 3 में से जब आप 9 को घटाओगे ना, जब आप +3 -9 करोगे तो देखो +3 में से सबसे पहले 3, देखो +3 है इधर, उधर -9 है, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे में कि प्लस और माइनस घटता है। जब एक साथ प्लस और माइनस का चिन्ह हो तो उनमें घटता है, उनमें घटाव किया जाता है, ठीक है। तो जब प्लस और माइनस एक साथ हो तो हम क्या करें? घटाते हैं, घटाएंगे। तो जब देखो कैसे घटाएंगे कि 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6।
घटाने का यही नियम है, जैसे पहले घटाते सेम है वैसे ही घटाएंगे। देखो +3 और -9, जब प्लस और माइनस एक साथ हो तो उनमें क्या होता है, उनमें हम घटाते हैं, घटाव किया जाता है। और देखो यहाँ पर इन्हें हम घटाएंगे, जिस तरह सिंपल घटाते हैं वैसे ही घटाएंगे। तो 9 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और अब चिन्ह किसका होगा वो देखना है। देखो बड़ा का चिन्ह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बड़ा है या 9 बड़ा है, आप मुझे बताओ कौन बड़ा है। बड़ा का चिन्ह लेंगे, 3 बड़ा है 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है। और 9 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो देखो यहाँ पर क्या -6, देखो -6 आ रहा है, -6 आ रहा है। तो कितना घटा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी 9 घटाया जा रहा है। तो उसी तरह आप समझ चुके हैं कि जब यहाँ पे भी 9 घटाया जा रहा है, यहाँ पे भी 9 घटाया जा रहा है, तो जो अगले वाले से भी हम 9 घटा देंगे तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम सब करके देख लेंगे। यहाँ पे भी देखो मैं कैसे 9 बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी 9 घटाया जा रहा है, यहाँ पे भी 9 घटाया जा रहा है। तो हमें इसका अगला पद निकालना है, सीरीज का नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वापस इतने में से 9 घटा देंगे, ठीक है। तो चलो पहले क्या किया था, 12 में से 9 घटाया तो 3 आया था। अब 3 में से 9 घटाया तो -6 आया था। अब -6 में से 9 घटाएंगे, देखते हैं कितना आता है। तो -6 हो गया। इसमें कितना घटा रहे हैं, देखो आपका 9 घटा रहे हैं, तो -9 घटा रहे हैं। अब देखो -6 में से कितना घटा रहे हैं, 9 घटा रहे हैं। तो 9 घटाने के लिए 9 लिखिए, हम माइनस का चिन्ह दिया तो -9 हो गया। अब देखो क्या है, ये माइनस माइनस क्या है, प्लस होता है, ठीक है। जब जोड़ में एक साथ हो, जब एक साथ माइनस और माइनस एक जगह पे तो क्या होता है, प्लस होता है। हम सबसे जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, देखो 9 और 6 होता है आपका 15। और चिन्ह किसका, देखो दोनों का चिन्ह माइनस, इसलिए इसका भी चिन्ह हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब कि तो जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे और यहाँ पे भी जब आप -9 करोगे, 9 घटाओगे, तो आपका आ रहा है कितना, तो आपका आ रहा है दोस्तों देखो -15। ये हो गया आपका -15 आ रहा है। मतलब सही उत्तर क्या हो गया, बी नंबर जो है सही उत्तर है आपका। इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अनुक्रम का अगला पद क्या होगा, तो अगला पद होगा -15। समझ चुके होंगे आप सब। देखिए क्या किया गया था, 12 3 था, 12 में से 9 घटाया था तो 3 आया था। जब 3 में से 9 घटाया तो -6 आया। और अब -6 में से जब 9 घटाया तो -15 आया। चलिए यदि अभी भी समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आपको मैं अलग से केवल सैंपल के चिन्ह का घटाव गुना भाग किस तरह होता है मैं आपको केवल वो बताऊंगा। मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा जिससे मैं आपको चिन्ह का गुना भाग जोड़ घटाव करने समझा दूंगा। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि दो नल ए और बी, ठीक है, दो नल हैं। देखिए जो मैथ होता है, मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हमें बारी बारी से तोड़ तोड़ कर समझना होता है। यदि आप सोचोगे कि पूरा का पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, बारी बारी से समझते चलेंगे, क्वेश्चन में ही उसका सोल्यूशन रहता है। देखते हैं, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भरते हैं। क्या दिया गया है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भरते हैं। तो क्रमशः का मतलब क्या है कि जो पहले है वो उतना टाइम लेगा, जो बाद में वो बाद वाला टाइम लेगा। मतलब कि ए कितना घंटा में भर रहा है तो 10 घंटा में, और बी कितना घंटा में भर रहा है तो बी भर रहा है आपका 15 घंटा में। 15 घंटा में भरते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। ऑप्शन में दिए जा चुके हैं, सॉल्यूशन निकालते उसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए जब लिख रहा हूँगा तो प्लीज लिखते चलिएगा क्योंकि स्पेस काफी कम है यहाँ पे। तो जब मैं लिख रहा हूँ तो आप सब लिखते चलिए क्योंकि बाद में उसे इरेज भी करना पड़ेगा, और जब समझाऊंगा तो समझ लीजिएगा। चलिए क्या है दिया गया, दो नल ए और बी एक टंकी क्रमशः 10 और 15 घंटे में भरते हैं। तो ए कितना घंटा में भर रहा है आपका, ए देखो भर रहा है आपका 10 घंटे में, ठीक है। ए कितना घंटा में भर रहा है, 10 घंटे में। तो अब 1 घंटे में ए द्वारा किया गया कार्य निकाल लेंगे, ठीक है। 1 घंटे में ए द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। यहाँ पे हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देखो जब आप 1 घंटा का निकालोगे ना, एक घंटा का जब आप निकाल दोगे सभी का, तभी आगे कुछ कर पाओगे। तो देखो ए कितना टाइम ले रहा है एक टंकी को भरने में, तो ए देखो क्रमशः ए ले रहा है 10 घंटा, ठीक है। ए ले रहा है 10 घंटा, मतलब कि 10 घंटा में वो टंकी को फुल कर दे रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 1 घंटा में ए द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे कि देखो वो तो 10 घंटा में टंकी को फुल कर रहा है, लेकिन हम ये देख लेंगे कि 1 घंटा में वो टंकी को कितना भरेगा। हम पहले ये निकाल लेंगे। तो 1 घंटा में ए द्वारा किया गया कार्य निकालने के लिए क्या होगा, देखो आपका हो जाएगा 1/10, ठीक है, 1/10। यदि 2 घंटा में निकालते तो क्या होता है 2/10। 3 घंटे में द्वारा किया गया कार्य निकालते तो क्या होता है 3/10। 4 घंटे में द्वारा किया गया कार्य निकालते तो 4/10, ठीक है। 1/10 हो गया। अब यहाँ पे देख लेंगे बी कितना टाइम ले रहा है, तो बी ले रहा है देखो आपका 15 घंटा,
यहाँ देखो दिया गया है बी ले रहा है आपका 15 घंटा। बी जो है देख सकते हो आप सब, बी 15 घंटे में टंकी को फुल कर रहा है। ठीक है, बी कितने टाइम में टंकी को फुल कर रहा है, तो बी जो है टंकी को फुल कर रहा है पूरे 15 घंटे में। बी को 15 घंटे लग जा रहे हैं टंकी को भरने में, तो बी 15 घंटे में टंकी को भर रहा है, तो इसलिए हम 1 घंटे में निकालेंगे कि 1 घंटे में बी जो है टंकी को कितना भर पा रहा है। तो चलो यहाँ पे निकाल लेंगे कि 1 घंटे में बी द्वारा किया गया कार्य, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो 1 घंटे में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1, और टोटल कितना टाइम ले रहा था 15 घंटा, तो 1/15। समझ गए आप सब। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे, पहले हम 1 घंटा का निकालेंगे। ठीक है, पहले हम 1 घंटा का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा उन्हें भरने में, उसके बाद जो है कितना घंटा भर रहा है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो कर लेंगे ए प्लस बी को मिलकर ए प्लस बी के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य। ठीक है, क्या निकालेंगे, देखो पहले हमने ए का निकाल लिया कि ए 1 घंटा में कितना कार्य कर रहा है, बी का निकाल लिया बी 1 घंटा में कितना कार्य कर रहा है। अब हम ये देख लेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना कार्य करेंगे, क्योंकि देखो हमें दोनों को मिलाकर पता करना है कि कितना वो भरेंगे, कितने टाइम में भरेंगे। इसलिए हमने पहले 1 घंटे में निकाल लिया ए का, फिर बी का निकाल लिया 1 घंटे में कितना वो कार्य कर रहे हैं, वो बी का निकाल लिया। अब देखो अब क्या करेंगे कि ए और बी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य। चलो ए और बी जोड़ रहे हैं, उन सभी को मिलाकर हमें देखना है, दोनों को मिलकर कितना टाइम लेंगे, इसमें उनको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ए ले रहा था देखो 1/10 भाग कर भर रहा था, 1/10 भाग जो है ए भर रहा था 1 घंटा में, और बी क्या कर रहा था, तो बी 1/15 भाग भर रहा था आपका 1 घंटा में। समझ गए आप सब, बी ए कितना भर रहा है, ए भर रहा है 1/10 भाग, और बी कितना भर रहा है, तो बी भर रहा है देखो आपका 1/15 भाग। अब इसका क्या करेंगे हम सब, एलसीएम निकालेंगे। ये देखो ये भिन्न का जोड़ हो गया, और भिन्न का जोड़ बनाने का नियम होता है कि नीचे वाला हर का ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर का पहले एलसीएम निकालते हैं। जब एलसीएम निकालेंगे, देखो इधर रफली एलसीएम देख लेते हैं, तो देखो जब 10 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो ये देखो इसको हम सबसे पहले 5 से कट कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30, क्या नहीं हमें 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30। एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया दोस्तों आपका देखो 30। अब देखो क्या करते हैं कि इस नीचे वाले से इसमें भाग देते हैं। ठीक है, जो एलसीएम निकला है उसे नीचे वाले से इसमें भाग देते हैं, तो भाग देने पर कितना आएगा, तो 10 से 30 कितना बार हो जाएगा, 3 बार में। अब जितना बार में जाता है उतना से उसके ऊपर वाले में गुना करते हैं, अंश में गुना करते हैं। तो 3 बार में गया था तो 3 से ऊपर वाले में अंश में गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की जगह हो जाएगा 3, गुना कर दिया तो 1 3 हो गया। अब देखो अब इस नीचे वाले से फिर इसमें भाग देंगे एलसीएम में, तो 15 से जब 30 में भाग दोगे कितना टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, 2 बार में कट होगा, और जितना बार में कट होगा उतना से ऊपर वाले में गुना करते हैं, तो इसमें गुना करेंगे। तो 1 में जब 2 से कट करो, 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो गया 2। तो अब कितना आ गया, तो आपका देखो आ रहा है 5/30, और देखो 5/30 को जब आप कट करोगे तो 5 1 से 1 बार में 5 चला जाएगा, और 5 से 6 बार में 30 चला जाएगा, मतलब कि 1/6। ठीक है, दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना कार्य कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 1/6 भाग टंकी का भर दे रहे हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा 1/6 आ चुका है। अब आप सब क्या कर लें कि यहाँ तक नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं फिर इसे यहाँ से इरेज करूंगा, और इरेज करके बस थोड़ा सा और बचा हुआ है तो उसको वहां पे आंसर देना होगा। तो चलिए आप सब या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। चलिए अब मैं इसे इरेज कर दूंगा, और इरेज करके अब हम सभी आगे का निकाल लेंगे वैल्यू, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। चलो 1 घंटे में दोनों द्वारा क्या किया गया कार्य था, दोनों द्वारा मिलकर किया गया कार्य क्या था, दोनों द्वारा
किया गया कार्य क्या आया था हमारा, किया गया कार्य, तो याद होगा आपको वो है था 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 था, 1/6 भाग था। अब आगे क्या करेंगे हम सब कि देखो कब क्या दिया है, एक साथ को लिया था, दोनों द्वारा टंकी कितना समय में भरेगा, तो पूरा निकालेंगे, दोनों द्वारा मिलकर टंकी भरने में लगा समय हम निकाल लेंगे। तो क्या होगा कि देखो 1 घंटा में कितना वो कार्य कर रहे हैं, 1/6 भाग, ठीक है। तो इसको बस निकालने का ये नहीं है कि आप इसको जस्ट अपोजिट कर दोगे, ठीक है, जस्ट इसको उल्टा कर दोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 1/6 भाग था, ठीक है, या तो आप इसको जस्ट अपोजिट करके जस्ट को पलट के आंसर ला सकते हो, या फिर इसे बनाने का एक और तरीका है। तो देखिए फॉर्मूला बेस से चलते हैं शॉर्टकट। देखो एग्जाम में तो आप शॉर्टकट मेथड ही अपनाओगे, तो एग्जाम में जब आपका 1 घंटा में जितना कार्य कर रहा है जस्ट उसको उलट दोगे, उलटने पर दोनों मिलकर उतना ही कार्य करेंगे, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन, ये देखो टंकी और पाइप का क्वेश्चन, ये पाइप और टंकी का क्वेश्चन है, कंपटीशन मैथ में एक टॉपिक है वो है पाइप और टंकी का, हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैथ का क्लास लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन देखो इसमें एक नियम है कि 1 घंटे में दोनों मिलकर जो कार्य करेंगे, यदि दोनों द्वारा पूरे समय में उस कार्य को निकालना है, क्या होगा, तो 1 घंटे में जितना आया है ना बस उसी को पलट देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। तो देखो 1/6 था, इसी को क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा, मतलब 6 घंटा टाइम लगेगा। लेकिन देखो वो शॉर्ट मेथड हो गया, ठीक है, वो शॉर्ट मेथड है। अब सब मानो भी लॉन्ग से देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको मैं समझा रहा हूं तो समझ लो, बाकी तो ऐसे आगे तो शॉर्ट से ही पढ़ना है। सीधा सा आगे क्या करना है कि 1 घंटा में दोनों मिलकर जितना कार्य करेगा, यदि पूरे टाइम में निकालना है कि दोनों मिलकर क्या किया, दोनों मिलकर कितना समय लगेगा भरने में, तो जस्ट उस 1 घंटे वाले को पलट देंगे और पलटेंगे। देखो 1/6 था, पलटने पर क्या हो गया, 6/1, मतलब 6, टोटल कितना घंटा लग रहा है, 6 घंटा। लेकिन फॉर्मूला बेस से चलते हैं तो देखो क्या होगा कि 1 घंटा में वो लोग कितना भर रहा था, तो 1 घंटा में भर रहा था 1/6, पहला कितना 1 घंटा हो गया। अब बाई कर देंगे और जितना भाग भर रहा था वो लिख देंगे, ठीक है। कितना घंटा में निकाले थे, 1 घंटा में, तो 1 लिख दिया। अब बट्टा करके 1 घंटा में जितना कार्य कर रहा है वो लोग, जितना भर रहा है उसको लिख देंगे। तो 1 घंटा उसके बट्टा उन लोग कितना कार्य कर रहा है, कितना भर रहा है, तो भर रहा है 1/6 भाग 1/6 कार्य कर रहा है। तो देखो इसमें क्या होगा, ये देखो भिन्न का भागा हो गया, तो ये देखो ये 1/1 इस तरह से लिख सकते हो और डिवाइडेड बाय 1/6 इस तरह से लिख सकते हो। इसको 1/1 कर सकते हैं, 1 के नीचे तो 1/1 हो गया। अब बट्टा को मैं भागा का चिन्ह देकर लिख दिया हूँ 1/6। चलो भिन्न का भागा तब से को याद होगा ही काफी ज्यादा मुझे लगती है। देखो 1/1 हो गया और ये देखो यहाँ पे इंटू हो जाता है, और इंटू होने वाले गुना होने के बाद ये पलट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/1। और कितना है, 6 से 1 में गुना करोगे तो 6 और 1 से 1 में करोगे तो 1, मतलब टोटल टाइम क्या निकला हमारा, तो टोटल टाइम हमारा निकला देखो 6 घंटा। मैंने बोला था ना कि 6 आएगा, देखो 6 आया। इसलिए आगे से देखो इतना लॉन्ग जाने की क्या जरूरत है, बताओ मुझे, इतना लॉन्ग हम सब क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें तो एक टाइम कम मिला हुआ है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है हमें, तो हम सब शॉर्ट मेथड से ही काम करेंगे। और शॉर्ट मेथड से काम कैसे करेंगे कि 1 घंटा में दोनों मिलकर जो कार्य करेगा पूरे समय में निकालने के लिए बस उसी को पलट देंगे, ठीक है। उस 1 घंटा में जो वो कार्य कर रहे हैं उस 1 घंटा वाले को जस्ट हम पलट देंगे और पलटने पर जितना आएगा उतना ही समय में वो लोग मिलकर टोटल काम कंप्लीट करेंगे। मतलब ये देखो 6 घंटा हो गया, 6 घंटा, तो हमारा ऑप्शन क्या था 6 देखो सी में है, हमारा राइट आंसर हो गया 6। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि निम्न पद को हल करें, ठीक है। हमें इस पद को हल करना है और हल करने पर देखना है कि हमारा क्या आंसर है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं चारों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो चलो देख लेते हैं, पद पर ले लेंगे जो पद में दिया गया। तो पद है देखो जो क्वेश्चन है वो है 2.9 7.05 इंटू √256 बाई में देखो आपका दिया गया 4 का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2.9 इंटू 7.05 इंटू देखो ये अंडर रूट में दिया गया 256। तो एक बात जान लो कि 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। कितना का स्क्वायर होता है 256, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 16 का स्क्वायर। देखो यदि आपको मालूम ना हो तो ऑप्शन मुझे बताना, मैं आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर बता दूंगा कि कितना का कितना स्क्वायर होता है, कितना का वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। और ये देखो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप कंपटीशन मैथ बना रहे हो और यदि आपको 1 से 20 तक का वर्गमूल याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम करेगा आपको। तो आप याद करना कि 16 का जो स्क्वायर रूट है, 16 का जो स्क्वायर है, 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 256। यदि नहीं पता हो तो देख लो यहाँ पे 16 का मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर, मतलब कि 16 गुना 16,
ठीक है। 16 का स्क्वायर मतलब क्या कि 16 हो गया 2 ठो, 16 का स्क्वायर में 16 2 ठो हो गया तो 16 गुना 16। अब देखो 6 छक 36, 36 का 6 हाथ में हासिल रहा 3 और 6 एक कम 6 और 3 हो गया देखो आपका 9। ठीक है, 16 छक 96 होता है, ऐसे मैंने गुना करके दिखा दिया। 6 छक 36 का 6 हासिल 3 बच गया हमारा, और 6 से 1 मिला तो 6 और 3 मिला के जोड़ूंगा तो हो गया 9। अब देखो 1 से 6 में गुना करूंगा तो हो गया 6, और 1 से 1 में गुना करूंगा तो हो गया 1। कितना हो गया आपका यहाँ पे 6 हो गया। 9 और 6 कितना होता है बताओ, तो 9 और 6 होता है 15 का 5 हासिल 1, और 1 यहाँ पे और 1 था हासिल, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, देखो 256 और 256। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। अब देखो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इधर चला गया, उसके बाद देख सकते हैं 4 का स्क्वायर दिया गया, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.9 इंटू 7.05 इंटू, अब देखो ये क्या दिया गया, हमें दिया गया 16 का स्क्वायर, तो मैं 16 के स्क्वायर को इतना तो लिख ही सकता हूँ, 16 गुना 16, क्या ये 16 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 16 के स्क्वायर को मैं इतना लिख सकता हूँ कि नहीं, 16 गुना 16 आप बताओ। मैं लिख सकता हूँ कि यदि 16 का स्क्वायर है मतलब 16 कितना हो गया 2 ठो, तो मैंने स्क्वायर को हटाकर यहाँ पे 2 ठो 16 लिख दिया, 2 16 लिख दिया, 2 ठो 16 लिख दिया, 2 ठो 16 लिख दिया है। अब देखो नीचे क्या है 16 है, नीचे है 16, तो 16 लिख दूंगा। अब चलो देखो इस तरफ मैं सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि इधर हो सकता है शायद नीचे नजर ना आए। चलिए अब आगे इधर है, देख सकते हो। देखो आप सब क्या करेंगे कि 2.9 हो गया 9 इंटू 7.05 इंटू, देखो यहाँ पे 16 गुना 16, तो 16 गुना ये रूट है, ये वर्गमूल है, तो आपको मालूम होगा कि वर्गमूल में 2 के बराबर 1 निकलते, ये स्क्वायर रूट है, ये वर्गमूल है, और स्क्वायर रूट वर्गमूल में 2 के बराबर 1 बाहर निकल जाता है, और वर्गमूल टूट और स्क्वायर टूट जाता है, रूट टूट जाता है। जानते होंगे आप सब, वर्गमूल में 2 के बराबर 1 बाहर निकलता है और जो रूट है वो टूट जाएगा। जैसे 2 16 है तो 1 16 बाहर आएगा और जो रूट है वो टूट जाएगा, तो ये हो गया 16। और नीचे भी हमारा कितना है देख सकते हैं आप, नीचे भी हमारा है 16, तो 16 लिख दूंगा। अब देखो इस 16 से ये 16 जो है कट हो जाएगा। आगे हमारा क्या हुआ, तो हमारा हो गया 2.9 इंटू 7.05। हम इसे गुना करके देखेंगे हमारा कितना आएगा। तो देखिए ये क्या है ना, ये एक दशमलव का गुना है, ठीक है। और दशमलव का गुना भी बिल्कुल आसान होता है, सिंपल गुन्ने के जैसा ही होता है, बस फर्क क्या होता है, इसमें दशमलव लगाया जाता है। तो देखो गुना करते हैं तो हम लोग दशमलव को ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है। इस दशमलव को इरेज कर दीजिए, मत देखिए यहाँ पे दशमलव है, दशमलव को हटा दीजिए और केवल गुना कीजिए। तो हो गया क्या, 705 है, 705 लिखूंगा, और गुना है 29, तो 29 लिख दूंगा। देखो 9 बचे, गुना करूंगा 9 बजे 45 का 5 हासिल हो गया 4, 9 से 0 में गुना किया तो गया 0, और 4 कितना हो गया, और 0 में 4 जोड़ूंगा तो गया 4। अब देखो 9 सत्य कितना होता है, तो 9 सत्य होता है देखो आपका 63 63। यहाँ पे कैसे हो गया, देखो 2 अंक का गुना आप सब जानते होंगे ऐसे होता है। 2 से 5 में गुना करूंगा तो हो गया 0, 2 बचे 10 होता है, 10 का 0 लिखूंगा, हाथ में हासिल रहा 1, और 2 से 0 में गुना करूंगा तो 0, लेकिन उसका 1 हासिल आके जोड़ूंगा तो यहाँ पर हो गया 1, और 7 दूनी हो गया देखो आपका 14। कितना आ रहा है देख सकते हो यहाँ देखो 5 4 3 और 1 4, 6 और 4 10 के सोना हासिल, 10 का 0 हाथ में हो गया हासिल 1 और उसका हासिल 1 कितना हो गया 2, मतलब 20.445 आपका आ रहा है टोटल, 20.445। और चलिए इतना आ गया। अब देखिए याद है यहाँ पे देखिए दशमलव है, ठीक है, दशमलव बैठाएंगे हम सब, तो गुना में क्या होता है दशमलव जुटता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका 1 अंक के बाद दशमलव था, और यहाँ पे देखिए इसका 2 अंक के बाद, पीछे से दशमलव देखते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे इसका दशमलव 1 अंक के बाद था, 1 अंक के बाद इसका दशमलव था, और यहाँ पे जिसका दशमलव ये देखो ये 2 अंक के बाद है, 1 और 1 2 अंक के बाद है, तो इसका 2 अंक के बाद दशमलव, इसका 1 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव जुटेगा, मतलब 2 और 1 कितना हो गया 3, तो हम सब इसमें दशमलव कितना बैठाएंगे 3 अंक के बाद बैठाएंगे, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखो दशमलव ऐसे मैं बैठा दूंगा। तो मेरा आंसर क्या रहा है 20.445। और देखेंगे 20.445 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए ध्यान से A B C D में दिया गया, देखिए D में 20.445 हमें दिया जा चुका है, तो हमारा सही उत्तर हो गया डी नंबर। डी नंबर जो है हमारा राइट आंसर है, इतना इसका उत्तर होगा। तो चलिए यदि आप नोट ना कर पाए हो तो इसका मैं आपको टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कोशिश करें कि नोट कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 1134 और 18 है। क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 1134 और 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या बताएं। ठीक है, तो चलिए ले लेंगे। यहाँ पे देखो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसलिए मान लेता हूं कि दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर मैंने क्या मान लिया है
x मान लिया है। और देखो यदि आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला होता है और वो ये होता है कि दो संख्याओं, अच्छे से लिख देता हूं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है देखो HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या क्या है, देखो एक संख्या यहाँ पे देखो 162 और एक और संख्या क्या है, तो वो हमने माना हुआ है x। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो HCF क्या है, देखो क्रमशः HCF बाद में LCM के बाद HCF है, तो मतलब बाद वाला HCF का है, तो वो हो गया 18 HCF और अब है LCM, तो LCM हो गया 1134। ठीक है, LCM कितना हो गया, LCM हो गया देखो आपका 1134। अब क्या होगा कि देख सकते हो ये हमें x का वैल्यू निकालना है, हमें x निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो x को इधर सिंगल छोड़ देंगे और 162 को उधर भेज देंगे। तो देखो ये हो गया 18 गुना 1134 बटा, ये इधर गुना में था, बराबर को उधर जाएगा तो जाएगा भाग में जाएगा, हो गया 162। अब देखो 18 से अब कट करेंगे, तो देखो 18 से जब 162 को कट करोगे तो ये देखो 9 बार में जाएगा। कैसे जाएगा 9 बार में, आप याद कर लो 18 का पहाड़ा, 18 के पहाड़े में 9 बार में 162 आता है, 18 से 9 बार में 162 कट होगा। और देखो अब ये 9 से कट करूंगा मैं 1134 को, तो देखो इधर मैं कट करके आपको बता दे रहा हूँ, 9 से मैं कट कर रहा हूँ 1134 को, 9 से कितना बार में जाएगा, देखो 9 से एक बार में लेता हूँ, 9 एकम 9, हासिल बच्चा 2 और यहाँ पे हो गया 3। अब देखो 23 से तो 9 तिया चलेंगे तो 27 हो जाएगा, 23 से ज्यादा हो जाएगा इसलिए 3 से कम आएंगे, तो 9 दूनी चलेंगे, तो 9 दूनी कितना हो गया 18। 23 में से 18 घटाओगे देखो होता है 5 और अगला डिजिट क्या हुआ है 4, तो देखो 9 छठ होता है आपका 54। ये भी कट गया, ये कितना बार में जा रहा है 126 बार में, 126। तो x बराबर क्या आ गया 126, x बराबर 26 मतलब कि दूसरी संख्या कितनी आ रही है हमारी 126। देखेंगे 126 कहाँ पर है, देखो 126 ए नंबर में है, तो हमारा सही उत्तर जो है वो हो गया आपका ए। चलिए तो ये हो गया आपका सही उत्तर। आप सब चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ या आप सब इसे नोट कर ले। चलिए अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 हम सब देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब देखिए आपसे फिर उसी तरह से टंकी और पाइप का सवाल के जैसा कार्य और अवधि के बारे में पूछा गया है, बिल्कुल भी ये उसी टॉपिक से है, टंकी और कार्य, टंकी पाइप और टंकी वाले टॉपिक से, जो कि हम सब आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन देख लो आपके करीब 2 से 3 क्वेश्चन उस टॉपिक से आ रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है जीडी की एग्जाम में। ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ये दिया हुआ है। तो देखो ए कितने दिन में पूरा कर रहा है, पहले उसे लिख लेंगे। तो ए देखो टाइम दे रहा है 15 दिन, 15 दिन में वो उस कार्य को पूरा कर दे रहा है। तो अब हम सभी क्या करेंगे, ये निकालेंगे कि एक दिन में वो कितना वो काम कर रहा है। ठीक है, क्या दिया गया है, देखो दिया गया ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर दे रहा है, तो हम ये निकाल लेंगे कि ए एक दिन में ये जो है एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो लिख लेंगे यहां पर ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। देख लें यहाँ पे ये जो है 15 दिन में एक कार्य को पूरा कर रहा है। ठीक है, ये जो है 15 दिन में एक कार्य को पूरा कर रहा है, तो हम ये निकाल लेंगे कि ए उसी काम को एक दिन में कितना कर रहा है। तो देखो एक दिन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/15। ये अगर 2 दिन का निकालना होता तो 2/15, 3 दिन का निकालना होता तो 3/15, लेकिन हमें निकालना है एक दिन का, तो एक दिन में किया गया कार्य कितना है 1/15। अब आगे बी का लिख लेंगे, बी कितना दिन में पूरा कर रहा है, देखो बी पूरा कर रहा है आपका 30 दिन में, तो उसी तरह बी का भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, अभी 30 दिन में पूरा कर रहा है, जैसे हम एक दिन में लगा लेंगे कि एक दिन में वो काम कितना कर रहा है। तो एक दिन में देखो, एक दिन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे
30। सीधा सा ऑप्शन एक दिन का निकाल रहे 1/30, 2 दिन का निकालेंगे 2/30, 3 दिन का 3/30, एक दिन का निकालना है तो एक दिन में किया गया कार्य कितना है 1/30। अब क्या कर लेंगे यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि एक दिन में ए और बी, ठीक है, ए प्लस बी, ए और बी द्वारा किया गया कार्य। समझ गए आप सब क्या कर रहे हैं हम? तो हम निकालेंगे एक दिन में, ठीक है, हम निकालेंगे कि एक दिन में ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है एक दिन में, हम उसे निकालेंगे। देखो एक दिन में काम क्या हो रहा है, एक दिन में ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य, मतलब एक दिन में ए और बी दोनों द्वारा मिलकर किया गया कार्य। तो ए द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है एक दिन में, तो 1/15। अब क्या यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस, और बी द्वारा कितना किया जा रहा है एक दिन में, तो 1/30। ये हो गया हमारा। अब देखो इसे हम आगे बढ़ेंगे तो 15 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो देखो इस तरफ निकाल लेते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो देखो सबसे 5 से ही कट कर देते हैं, 5 से 3 बार में और 5 से ये जाएगा 10 बार में। अब क्या जाएगा, लगता है 5 से 30 है, मुझे लगा 50 है, 5 से 30, तो 5 से कितना हो जाएगा, देखो 6 बार में जाएगा। अब देखो फिर ये 3 से कट होगा, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, 5 दिया 15 और 15 दूनी हो गया देखो आपका 30। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम सब लिख लेंगे 30। अब देखो भिन्न का ये जोड़ है, भिन्न का जोड़ ऐसे बनाते हैं कि नीचे वाले से इसमें भाग देते हैं, हर से डिनोमिनेटर से इसमें भाग देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में तो 15 से 30 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, देखो 2 बार में जाएगा, और जितना बार में जा रहा है उतना ऊपर वाले में गुना करेंगे, तो 2 से अंश में गुना करेंगे तो अंश क्या 1, तो 2 से 1 में गुना करोगे तो गया 2। अब देखो 3 से 30 कितना बार हो जाएगा, तो देखो 3 से 30 जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो उस 1 से अब ऊपर वाले 1 में गुना करेंगे तो क्या हो गया 1, तो क्या हो गया आपका अभी हो गया देखो 3 ये कितना हो रहा है, तो अब देखो अब ये आपका हो रहा है 3/30, और 3/30 को जब कट करोगे तो ये जाएगा 1 और 10 बार में, और आपका यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा 1/10। मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 1/10 कार्य कर रहे हैं। चलो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। आगे हम सब इसका फाइनल टच, फाइनल आंसर देने वाले हैं, या फिर यहीं पर देख लो, आप सब यहीं पर देख लो। अब लिख लेता हूं दोनों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाला समय, ठीक है, दोनों द्वारा मिलकर कार्य पूरा करने में लगने वाला समय कितना लगेगा। तो देखो इसका बोला था ना जस्ट अपोजिट, 1 घंटा में दोनों मिलकर जितना कार्य करेंगे हम बस उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है। क्या बोला था कि एक दिन में, ठीक है, मैंने बोला था पिछले बार घंटा का बात चल रहा था तो घंटा में चल रहा था, इस बार दिन का बात चल रहा है तो दिन में चलेगा। तो देखो एक दिन में जितना वो लोग कार्य कर रहा है दोनों मिलकर उसी को जस्ट पलट देंगे तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए आप सब? फिर से बताऊंगा, एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में जो आपका एक निकाल रहा हो ना, उस एक में दोनों मिलकर जितना कार्य कर रहा है उसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे, जस्ट पलट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहा है 1/10, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको जस्ट पलट देंगे, दोनों द्वारा लगने वाला समय, तो पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10 को पलटोगे तो हो जाएगा 10/1, और 1 को हम नहीं दर्शाते मतलब हो गया 10। तो आपका टोटल 10 दिन का समय लगेगा इन्हें एक कार्य को पूरा करने में साथ में मिलकर। तो कितना हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया 10। तो चलिए देख सकते हो ये इधर से है, मिसकैरेज मत करना, गड़बड़ाना मत। ये देखो ऐसे है, ये उधर है, उसके बाद उधर से इधर आते हैं हम सब, थोड़ा सा यहाँ पे लिख के इधर सॉल्यूशन दिया, सोचा कि क्यों आप टाइम वेस्ट करूं। तो चलो अब आगे हम सब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर सवाल है कि भिन्न का शुद्धतम अंकीय मान चुनो, ठीक है। हमें ये भिन्न दिया गया है और अब हमें इस भिन्न का शुद्धतम अंकीय मान चुनना है। तो देख लो क्या है 2/3 है, मतलब कि हमें 3 से 2 में भाग देना है, जो नीचे होता है उससे ऊपर वाले में भाग देते हैं। तो नीचे है 3 से देखो हम सब 2 में भाग देंगे, और 3 से जब 2 में भाग देंगे देखो ये छोटा है जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे दशमलव का यूज करेंगे और डेसिमल का यूज करेंगे। तो क्या होगा देखो पॉइंट बैठाएंगे, ठीक है। पॉइंट जब बैठाते हैं, पॉइंट के आगे यदि कुछ भी ना हो तो एक जीरो हम लोग जरूर बैठाते हैं। यदि पॉइंट इधर बैठा रहे हो, पॉइंट पहले ही बैठा रहे हो और पॉइंट पहले यदि कुछ भी तो एक जीरो जरूर लगा देना चाहिए, तो जीरो लगा दिया मैंने। अब देखो क्या हो गया, तो एक पॉइंट लगाने के बाद आप जो है एक जीरो का यूज हमेशा कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे एक जीरो का यूज कर लूंगा। और देखो क्या 3 छक 18, 3 से 6 बार में जाएगा ये, तो अब क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो मैंने एक पॉइंट लगाया हुआ है पहले से, तो मैं एक जीरो का यूज हमेशा कर सकता हूँ। एक जीरो मैं फिर से लगाऊंगा, तो 3 से फिर से कितना बार में जाएगा, देखो फिर ये 3 से जाएगा 6 बार में, तो 18,
फिर 2 बच जाएगा, 20 में से 18 घटाओगे तो 2 बचेगा। फिर देखो मैं इतने दशमलव पहले ही लगा दिया तो एक जीरो मैं फिर से लिख सकता हूँ, तो मैं फिर से एक जीरो लिखूंगा, और यदि फिर से 6 बार में जाएगा 18, फिर 2 बचेगा। तो देखो आप सभी ये जरूर महसूस होगा कि ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता जाएगा। तो जब कंटिन्यू ऐसे ही चलता जाता है तो इसका एक ऑप्शन होता है कि जो पहला है जो मतलब जो पहला है दशमलव के बाद, जो दशमलव के बाद जो फर्स्ट है उसको केवल लिख लो, और लिखने के बाद इस पर ये बार, ये साइन को बार बोला जाता है, इसको बोलते हैं बार। ये बार लगा दो। बार का मतलब है कि यही चीज रेसिप्रोकल आगे भी है, ठीक है। बार का मतलब क्या है, इस बार का मतलब है कि यही चीज, यही मतलब यही अंक आगे रेसिप्रोकल ऐसे ही है। तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब 0.6 हमारा आंसर होगा, और 0.6 देखो ए में है यहाँ पे, तो ए हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि किसी वस्तु को रुपए 140 में खरीद कर रुपए 168 में बेचा गया, ठीक है। किसी वस्तु को कितना में खरीद रहा है, वो 140 में खरीद रहा है, और उसे बेच कितना रहा है, तो बेच रहा है 168 में। अब क्या हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो कैसे करेंगे कि देखो हमें लाभ बराबर पहले लाभ निकालेंगे कि लाभ उसको कितना का हो, फिर लाभ प्रतिशत निकालेंगे। पहले लाभ निकालते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ बराबर निकालने का फॉर्मूला। विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब होता है बेचना, ठीक है। विक्रय मतलब क्या होता है, विक्रय मतलब होता है बेचना। तो विक्रय मूल्य, तो वो कितने मूल्य में बेच रहा है, तो बेच रहा है देखो 168 में। अब क्या क्रय मूल्य, क्रय मतलब होता है खरीदना, तो कितने में खरीदा है, देखो 140 में। तो टोटल उसको कितना का बेनिफिट मिल गया, देख लो यहाँ पे कितना का, 28 रुपए का। तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 28 रुपए का, ठीक है। और देखो लाभ प्रतिशत निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, क्या होता है लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है देखो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ कितना का हुआ था उसको देखो 28 रुपए का, गुना 100 हो गया। और अब देख लो आप सब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, कितने में खरीद रहा है वो, देखो खरीद रहा है वो 140 में। कितने में खरीद रहा है वो, तो वो खरीद रहा है आपका 140 में। तो अब यदि चलेंगे हम सब, तो चलिए अब हम सभी देखेंगे कितने क्या हो रहा है। तो देखो एक जीरो से ये देखो एक जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखो 14, तो 14 से 2 बार में जाएगा, 14 दूनी 28, तो 10 यहाँ पर है, 2 इधर, तो 10 दूनी कितना हो गया 20। मतलब कि उसको कितना परसेंट का बेनिफिट हुआ, तो 20%। लाभ प्रतिशत क्या है 20 देखते हो ऑप्शन में कहाँ पर है, तो 20 देगा ऑप्शन में यहाँ पर। समझ गए आप सब। देखो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य फॉर्मूला होता है। लाभ का उसको 28 रुपए का, गुना 100 बटा क्रय मूल्य था, देखो उसका क्रय था 40, क्रय मूल्य खरीदने को बोलते हैं 140 था। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 14 से 2 बार में 28 चला गया। अब इधर बचा था 10 और यहाँ बचा था 2, तो 2 दूना 10 जब करेंगे, अगर नहीं समझा तो फिर से देख लो। यहाँ पे देखो 2 है, और यहाँ पर देखो क्या बचा, जीरो कट गया तो बचा 10, और नीचे तो कुछ भी नहीं कटा, जीरो भी कट गया और 14 भी कट गया, तो कितना हो गया, मतलब कि 20। तो बेनिफिट कितना है 20% का है, तो आंसर हो गया देखो आपका 20। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर सवाल ये है कि उस घन का आयतन ज्ञात करें जिसकी भुजा 1 मीटर है, ठीक है। हमें दिया गया है कि उस घन का आयतन ज्ञात करें जिसकी भुजा 1 मीटर है। तो देखो भुजा क्या दिया गया है, हमें दिया गया है भुजा मतलब कि ए बराबर कितना दिया गया है हमें, तो 1 मीटर दिया गया है। अब देखो घन का आयतन, घन का आयतन का देखो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए क्यू। घन का आयतन आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। घन का आयतन का फंक्शन होता है ए क्यू, फॉर्मूला होता है ए क्यू। ए कितना है 1, मतलब कि 1 का क्यू, ठीक है। 1 मीटर तो 1 मीटर क्यू होगा, ऐसे ही नहीं 1 क्यू लिख दिया जाएगा, 1 मीटर क्यू, ठीक है। तो चलो 1 मीटर क्यू, तो देखो 1 मीटर क्यू तो आ रहा है, इसको जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, देख लो यहाँ पे। तो इसको जब सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे तो ये देखो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका देखो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यू। अब ये कैसे होगा, इसको यदि समझना है तो इस तरह देख लो कि 1 मीटर क्यू है ये, ठीक है। क्या है 1 मीटर क्यू है, तो 1 मीटर में कितना होता है आपका बताओ, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है, चलो आपको उसी तरह समझा दिया जाए। 1 मीटर क्यू को हम चेंज कर रहे हैं सेंटीमीटर में, चलो तो 1 मीटर क्यू, 1 मीटर में कितना होता है
100 होता है, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो यहाँ क्यू है, मतलब कि हमारा 100 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। देखो यहाँ पे 1 मीटर का क्यू है, मतलब कि हम 1 मीटर कितना लिख सकते हैं, चलो और डीपली चलते हैं। मतलब हम 1 मीटर 3 लिख सकते हैं ना, 3 ठो लिख सकते हैं। तो मैं 1 मीटर यहाँ पे 3 ठो लिख दूंगा। ठीक है, क्या दिया गया 1 मीटर क्यू, तो मतलब कि 1 मीटर कितना है 3 ठो, मैं 3 ठो लिख दूंगा। अब देखो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है आपका, तो आपका होता है 100 सेंटीमीटर। इधर भी 1 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। और इधर भी 1 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू होता है देखो 100 सेंटीमीटर। अब देख लो यहाँ पे क्या है 2 0 2 0 2 0, मतलब कि 10 टू दी पावर कितना हो गया 6। यही तो मैंने किया था उस टाइम भी, देख लो यहाँ पे जितना जीरो होता है हम लोग उतना पे घात लगाते, उतना पे पावर बैठाते हैं। तो यहाँ पे भी 2 0, यहाँ पे भी 2 0 और यहाँ पे भी 2 0, तो कितना हो गया 2 और 2 4 और 2 6, तो कितना हो गया 10 टू दी पावर 6 हो गया। और ये देखो सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3, तो क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। समझ गया आप सब। 1 मीटर क्यूब को चेंज करूंगा तो 10 टू दी पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और उसी तरह जब सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करूंगा मैं किलोमीटर में, या तो क्या किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर में जब मैं चेंज करूंगा तो ये आपका हो जाएगा देखो 10 टू दी पावर -9 किलोमीटर क्यूब। बस इसी तरह ये भी चेंज होगा, जिस तरह ये आपका चेंज हुआ मीटर क्यूब से ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, उसी तरह ये भी चेंज होगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा आपका किलोमीटर क्यूब में। तो देख लो ये तीनों आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देखो डी, इनमें से सभी। अब आगे हम सब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर 24 नंबर सवाल है हमारा, देखिए रूट 225/289, रूट 225/289 को सरल करना है। रूट 225/289 को सरल करना, सरल करके देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो देख लो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें दिया गया देखो आपका 225/289। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो 225 जो है 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है। मैंने पहले ही बोला था ना, यदि आप कंपटीशन में आ रहे हो, यदि आप कंपटीशन मैथ बना रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 1 से लेकर 20 तक का वर्गमूल जरूर याद रखें। यदि देखो नहीं पता हो तो इधर एक बार चेक करके देख लेंगे आता है या नहीं। देखो 15 गुना 15 करेंगे तो 5 5 25 के 5, ये 5 है, देखना ध्यान से। 15 गुना 15, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 हो गया 7, 5 एकम 5 और 5 से और 1 से 1 में गुना करूंगा तो हो गया 1, कितना हो गया, तो देखो यहाँ पे 5 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, कितना हो गया आपका देखो 225 आ रहा है ना। 15 का स्क्वायर 225। उसके बाद आगे 17 का भी देख लेते हैं। 17 का स्क्वायर मतलब 17 गुना 17, क्या हो गया 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया 11, गुना 1 से 7 में किया तो हो गया 7 और 1 से 1 में किया तो हो गया 1, 9 8 और 2 और 1 कितना, और यहाँ देखो ये कितना 1 है, याद रखना 1 है, 2 नहीं है, 1 कम 1 और 1 हो गया 2। देखो 289 और 289 यहाँ पे था, 289 था, आ गया 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देख लिया आप सबने, 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर हो गया। अब देखो आप सब जानते हो कि 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है। 15 का स्क्वायर है तो मतलब मैं इसको 15 गुना 15 लिख सकता हूँ, 2 तो 15। अभी देखो ये 17 का स्क्वायर है मतलब मैं इसको 17 गुना 17 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब है कि 17 2 हो गए, ठीक है। अब चलो रूट में जब यदि दो अंडर रूट में रहते हैं, वर्गमूल होता है ये, देखो रूट आपसे बना चुके हो वर्गमूल कक्षा 8 में, कक्षा 7वीं में। तो देखो यदि जब रूट होता है तो रूट के अंदर जब दो सिमिलर होते हैं, जो सिमिलर नंबर जब दो एक ही नंबर्स होते हैं तो एक नंबर बाहर निकलता है और रूट टूट जाता है। तो 2 15 है तो 1 15 बाहर निकलेगा और उसका रूट टूट जाएगा। यहाँ 2 17 है तो 1 17 बाहर निकलेगा और उसका रूट भी टूट जाएगा। तो आंसर हो गया देखो आपका 15/17। 15/17 देखो कहीं पे है तो ये देखो ए नंबर में है आपका, देखो 15/17। तो ये हो गया आपका ए आंसर इसका सही, क्वेश्चन नंबर 24 का। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। और कल से जो हमारा क्लास होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक। नंबर 25 नंबर सवाल जो कि हमारा आज का आखिरी सवाल है, पार्ट 1 का आखिरी सवाल है। अब कल जब हम देखो ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 का ये आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, और कल जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 25 देख लेते हैं क्या है। 25 है देखिए हमारा मान ज्ञात करें, ठीक है, हमें वैल्यू निकालना है, बोला जा रहा है मान ज्ञात करें। वैल्यू किसका निकालना है, 6 7 8 4 गुना 7 8 6 प्लस 6 7 8 4 गुना 2 1 4 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो चलो पहले मैं अगर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 7 8 4 गुना 7 8 6
प्लस 6 7 8 4 गुना 2 1 4। तो क्या करेंगे कि देखो 6 7 8 4, ये देखो ये प्लस, ये अलग है, ठीक है, ये जान लो ये अलग है, और ये देखो ये अलग है, समझ रहे होंगे आप सब। ये देखो ये बीच में प्लस का साइन दिया गया, ठीक है, ये बीच में प्लस का साइन है, ये अलग है और ये अलग है। तो देखो क्या है कि यहाँ पे भी 6 7 8 4 है और यहाँ पे भी 6 7 8 4 है। तो हम क्या करते हैं 6 7 8 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। ये देखो ये दोनों अलग है, ये भी अलग है और ये प्लस के बाद ये भी अलग है। तो ये देखो जब दोनों में एक ही चीज कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। जब एक ही चीज दोनों में सिमिलर है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में क्या सिमिलर है, तो दोनों में सिमिलर 6 7 8 4 इसमें भी है और 6 7 8 4 इसमें भी है। तो हम सब 6 7 8 4 को कॉमन ले लेंगे। और अब अंदर क्या बच गया, देखो अब इसके जगह 6 7 8 4 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा था 1, और 1 इंटू जब 7 8 6 होगा तो कितना बच गया, केवल यहाँ पे 7 8 6। और फिर यहाँ देखो प्लस का साइन है तो दूंगा मैं प्लस, यहाँ देखो प्लस का साइन है, दे दिया प्लस। अब देखो 6 7 8 4 ये तो बाहर चला गया, ये तो कॉमन के ये बाहर आ चुका है। और अब यहाँ पे क्या बचा था, केवल 1 बचा था। तो 1 से जब इंटू हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ 2 1 4 में, तो कितना हो गया, ये 2 1 4 ही होगा। अब देखो इतना हो गया। और अब क्या है आपका, देख सकते हो 6 7 8 4 गुना, अब जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितना होता है, 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 उसका हासिल था, तो कितना हो गया 10 हासिल 1, 7 2 9 और 1 हो गया आपका 10, मतलब कि 1000। टोटल आपका कितना आ रहा आंसर, तो हो गया 6 7 8 4। और देखो जब 0 0 का गुना हो तो आप सब जानते हो कि इसमें केवल वही तीनों जीरो लाकर पुट कर देते हो, तो तीनों जीरो लाकर यहाँ पे बैठा देंगे इसमें। तो ये हो गया इसका आंसर, मतलब कि 6 7 8 4 3 0, यहाँ पे 3 0, हमारा सही आंसर है सी। तो चलिए देखो, अगर ये जोड़ नहीं पाए हो आप सब, नहीं जोड़ पाओगे तो मैं इधर दिखा देता हूँ। क्या था, देखो 7 8 6 और 2 1 4 था, ठीक है। 6 और 4 कितना होता है, 10 का सोना, 10 का सोना हो गया, हासिल हो गया 1, 8 और 1 9 और उसका हासिल 1, तो क्या हो गया 10। तो ये भी लिखेंगे 0 और हासिल अभी भी रहा 1, और 7 2 9 और 1 हो गया 10, तो कितना हो गया 1000। यहाँ तो 1000 था। और जब 1000 से इसमें गुना करोगे तो बस इसमें कुछ नहीं करना होता है। यदि 100 से गुना करते हो तो 2 जीरो इसमें लाकर बैठाते, 1000 से करें 3 जीरो, 4 10,000 से करेंगे तो 4 जीरो लाकर बैठा देंगे। तो ऐसा ही होता है जीरो का गुना, तो यही करेंगे। 1000 था तो 6 7 8 4 में इसका 3 जीरो लाकर बैठा दिया, तो हो गया यही आंसर, इसका आंसर हो गया। चलो तो देख लिया आप सबने, ये इसका सही उत्तर है। अब देखो आप सबने इसका आंसर देख लिया होगा, ये इसका उत्तर हो गया। अब आज के लिए इतना ही। अब आज देखो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। पार्ट 1 में हमने आज टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। और टोटल देखो हमारा आज के पार्ट में 15 कंप्लीट हो गए जीके जीएस के क्वेश्चन, और आपके 10 कंप्लीट हो गए मैथ के क्वेश्चन। मतलब कि अभी भी देखो 5 मैथ के क्वेश्चन बचे हुए, क्योंकि आपके इंडियन आर्मी के जीडी की एग्जाम में कितने मैथ के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद है कि आपके टोटल 15 आते हैं। तो अभी केवल हमने 10 ही मैथ के क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि 15 उधर कर लिए जीके, जैसे 10 इधर किए मैथ, तो हो गया 25। तो मतलब अभी 5 बचे हुए हैं आपके, और अभी जीके और मैथ के क्वेश्चन, और उधर 5 और रीजनिंग के, तो हो गया 10, और 15 है जनरल साइंस के, तो 10 और 15 हो गए 25। तो पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे कल। तो पार्ट 2 के कल क्लास में, अगली क्लास में हम सब 25 क्वेश्चन बाकी देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका मैसेज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई भी इशू होता है कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।